हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई थिंक आप सब बहुत बढ़िया होगी। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। देखो, काफ़ी बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर आप सितंबर 25 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो सर उसके हमारे जो स्टेटरी अपडेट हैं वो आप बनाकर दे दीजिए, जिससे कि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो मैंने आपके लिए बहुत ईजी लैंग्वेज में जो सितंबर 25 के अंदर जीएसटी के अंदर स्टेटरी अपडेट आए हैं और कुछ क्लैरिफिकेशन आए हैं, उनको मैं यहाँ पर क्लास में डिस्कस करने जाऊँगा। देखो स्टूडेंट, वैसे तो काफ़ी मैंने कुछ क्लास में डिस्कस कर रखा है, लेकिन जो पोर्टल पे कुछ अलग से आपके अमेंडमेंट या क्लैरिफिकेशन आए हैं, उनको आज अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत इजी छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स हैं, क्लैरिफिकेशन है। तो आज अपन यहां पर बात करते हैं कि कौन से अटेम्प्ट के लिए कौन से डेट तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं। तो आपका जो एग्जाम है ना स्टूडेंट, वो है सितंबर 25। सितंबर 25 के लिए आपके 28 फरवरी 2025 तक के जो स्टेटरी अपडेट आए हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। यानी सितंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए फाइनेंस एक्ट तो वही रहेगा 24, लेकिन जो स्टेटरी अपडेट्स जो हुए हैं वो अप्लाई होंगे 28 फरवरी तक के। ठीक है, अब इसमें अपन जो डिस्कस करने जाएंगे यहां पर स्टूडेंट, चैप्टर 3 में आपका पहला अमेंडमेंट दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा गया कि स्पॉन्सरशिप सर्विस। तो स्पॉन्सरशिप का मैंने क्लास में बताया था कि यहां पर स्पॉन्सर सर्विस कोई इंडिविजुअल दे रहा है, किसको? बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम लगेगा, या पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है आरसीएम लगेगा। लेकिन इंडिविजुअल को दे रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो एफसीएम लगता है, फॉरवर्ड चार्ज लगता है। यदि बॉडी कॉर्पोरेट, यदि ये आपके बेनिफिट अब बॉडी कॉर्पोरेट किसी को भी दे तो वहां फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। अब ये फॉरवर्ड चार्ज में आ गया। यदि बॉडी कॉर्पोरेट को भी दे रहा है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में स्टूडेंट आपके रहेगा। तो ये स्टेटरी अपडेट में उन्होंने यहां पर कर दिया। तो आपको यहां पर स्टेटरी अपडेट के साथ उन्होंने कवर किया गया है। तो आपको मैंने क्लास में करा रखा है, आप देखोगे तो आपको अच्छे से। दूसरा स्टेटरी अपडेट इसके अंदर दिया गया, ये मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से करा रखा है कि यहां पर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन यदि रजिस्टर्ड पर्सन को अदर देन रेजिडेंशियल डेवलपिंग यूनिट यानी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, लेट आउट कर रहा है, रेंट पे दे रहा है, तो उससे केस में यदि कोई लेने वाला रेसिपेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम में उस पर टैक्स लगेगा। किसमें लगेगा? आरसीएम में उस पर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो उसकी लायबिलिटी आके आरसीएम के अंदर फॉल हो जाती है। अदर देन ए पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन लेवी, अदर देन कंपोजिशन लेवी। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन कंपोजिशन लेवी भी है तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। और बाकी के इसके आप देखोगे तो क्लास में मैंने सिचुएशन बना बना के पूरे अच्छे से करा रखे हैं, वो वहां से अच्छे से क्लियर और हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आते हैं क्लैरिफिकेशन वेदर द डीडीए कैन बी ट्रीटेड एज ए लोकल अथॉरिटी। तो उन्होंने कहा नहीं, अब डीडीए को लोकल अथॉरिटी से बाहर कर दिया है। तो उनका इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट डीडीए कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए लोकल अथॉरिटी अंडर द जीएसटी लॉ। डीडीए डज नॉट मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटी। प्लेस ऑफ सप्लाई में अपन आते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर यहां पर उन्होंने कहा गया कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए अपन बात करते हैं। तो इसमें ये कहता है क्लैरिफिकेशन, ये भी आपकी क्लैरिफिकेशन है, कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन ऑनलाइन सर्विस सप्लाई बाय द सप्लायर ऑफ द सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। किसको दे रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है। तो देखो स्टूडेंट, सीधा सिंपल सी बात है, यदि अपन बात करें अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं और सप्लायर की बुक्स में रिकॉर्ड अवेलेबल है, एड्रेस उसका अवेलेबल है सप्लायर की बुक्स में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट का ही लेते थे, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। याद है मैंने क्लास में लिखा रखा था। यहां उन्होंने कहा कि यदि इनवॉइस के अंदर या फिर कहीं पर भी डिटेल में स्टेट का नेम अवेलेबल है, नेम ऑफ स्टेट भी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस स्टेट को कंसीडर कर लेंगे, स्टेट को कंसीडर कर लेंगे। मैंने कहा जीएसटी इज द कंजप्शन बेस्ड टैक्स, जिस स्टेट का पर्सन उसको कंज्यूम करेगा वहां की गवर्नमेंट को आपको पैसा मिलता है, तो उस स्टेट को गवर्नमेंट को उसका पैसा मिलेगा। तो ये आपको इसमें बताता है। क्लियर है? करा दिया था मैंने, ये भी क्लास में करा रखा है, आप देखोगे। इसके अलावा उनका इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केस सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट द सप्लायर आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट ऑन द टैक्स इनवॉइस irrespective of the value of supply।
सो सर्विस आर मेड डिक्लेयर, जैसे इनके लिए अपन बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहां सप्लायर की बुक्स में रिस्पेंड का एड्रेस स्टेट अवेलेबल है तो वो जगह अपन ले लेंगे, क्योंकि रिस्पेंड अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो सप्लाई एनी सच ऑनलाइन या डिजिटल सर्विस की बात कर रहा हूं, डिजिटल सर्विस की बात कर रहा हूं, OIDR सर्विस की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन मनी गेमिंग की मैं बात कर रहा हूं, ऑनलाइन मनी गेमिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे केस में स्टूडेंट यहां पर RCM इस केस के अंदर आपके फॉरवर्ड चार्ज रहेगा, और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर यहां प्लेस ऑफ सप्लाई की अपन बात करें तो इनवॉइस के अंदर यदि यहां पर आउटपुट सप्लाई GSTR 11A के अंदर स्टेट का नाम रिफ्लेक्ट कर गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस स्टेट को कंसीडर कर ली जाएगी। ठीक है ना, ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से भी करा रखा है, आप देखोगे तो क्लास में बताया था ये। एग्जम्पशन फ्रॉम GST, यस, देखो ये GST के अंदर पहले से जो आपके एग्जम्पशन थी उसमें थोड़ा सा स्टेटरी अपडेट दिया गया, जहां जहां वर्ड एंड था उसको और कर दिया, और कर दिया। जैसे एग्जाम होता है ना, ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन, दोनों 4-4 नंबर है, कोई सा भी कर लो, तो अब चाहे ये कंडीशन पूरी कर लो चाहे ये कंडीशन पूरी कर लो, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। पहले क्या था, एंड था, दोनों ही करने हैं, दोनों ही करनी होती थी, अब उनमें और कर दिया, तो और कर दिया तो दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन पूरी कर दोगे तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, तो भी स्टूडेंट आपको क्या हो जाएगी, एग्जम्पशन अवेलेबल हो जाएगी। तो एंड को हटा के और कर दिया, और करते ही अब आपको क्या हो जाएगा, एग्जम्पशन यहां पर अवेलेबल हो रही है, यानी एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो एग्जम्पशन अवेलेबल हो रही है। जैसे अपन बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग द मीटरिंग इक्विपमेंट, रेंट, टेस्टिंग फॉर द मीटर्स, ट्रांसफार्मर्स, कैपेसिटर, एटसेट्रा, रिलीजिंग द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ द मीटर सर्विस लाइन, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट बिल, एटसेट्रा, which are incidental or ancillary to the supply of the transmission, और पहले एंड था, अब ट्रांसमिशन, सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, और डिस्ट्रीब्यूटर यूटिलाइज देयर कंज्यूमर, तो वो स्टूडेंट इस केस में कवर हो जाएगा, स्टूडेंट वो इस केस में आपको कंसिडर कर लिया जाएगा और एग्जम्पशन मिल जाएगी। यानी अब एंड को हटाकर और कर दिया कि ये भी कर दे या फिर ये कर दे तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। पहले क्या होता, दोनों करनी होती थी। इसके अलावा जैसे अपन बात करते थे ये सर्विसेज में, ट्रेनिंग पार्टनर ऑफ द पार्टनर अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC से अप्रूव होंगी, तो इस केस में अब जो कोई भी उसके साथ ट्रेनिंग पार्टनर है, ट्रेनिंग पार्टनर भी जो जुड़े हुए हैं उसके साथ NSDC के साथ जो ट्रेनिंग पार्टनर है उनके लिए भी एग्जम्पशन दे दिया गया। ये एक उन्होंने नया इंसर्ट कर दिया F, तो मैंने रेड भी लिख रखा है, ग्रीन से मैंने और लिख दिया अमेंडमेंट को, तो आपको ध्यान रहेगा स्टूडेंट। ये टोटली आपके इंसर्ट हो गई, न्यू एंट्री इंसर्ट हुई है, जिसके अंदर अपन जैसे इंश्योरेंस कराते हैं, अपन अपने मोटर कार का इंश्योरेंस कराते हैं और कोई भी इंश्योरेंस कराते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं, GST लगेगा, बिल्कुल लगेगा साहब, बिल्कुल लगेगा, GST बिल्कुल लगेगा। लेकिन इन्होंने एक अमेंडमेंट डाल रहा कि यदि उसमें से एक छोटा सा फंड निकाल के आगे एक्सीडेंटल फंड अपन तैयार कर रहे हैं, जैसे होता है ना, उसमें से इंश्योरेंस में से एक पैसा निकाल के एक फंड तैयार कर रहे हैं, तो उस फंड के ऊपर GST पार्ट नहीं लगेगा। ये उन्होंने यहां पर न्यू एग्जम्पशन इंसर्ट कराई है, ये न्यू एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस हुई है स्टूडेंट। सर्विस ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शंस 164B of Motor Vehicle Act 1988 against a contribution made by the insurance out of the premium collected for third party insurance of the motor vehicle, insurance of motor vehicles। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बता रहा है, क्लियर है सभी को। तो ये एक अपन ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे तो GST लगेगा, लेकिन उसमें से एक पैसा निकाल के एक फंड बना रहे हैं तो उस फंड पे GST चार्ज नहीं होता। अपन ने वैसे कई सारे फंड पड़े थे, आपको ध्यान होगा, तो पे नहीं लगने वाला। क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन द फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो उस पे GST लगेगा लाइबल, क्योंकि वो बाहर हो गई ना डेफिनेशन से DDA। तो MCD is receiving the service such as a housekeeping, civil maintenance, furniture maintenance, horticulture from facility management agency,
the upkeeping their office. The issue which those for the consideration was whether the service received by them are exempt from GST in term of entry number 3A. Notation this one. Now this is the taxable. Now taxable and liable to pay GST and liable to pay GST. Now this is the taxable or liable to pay GST. Clear है सभी को? ये आपके है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। अपन बात करते थे कि जैसे गवर्नमेंट आपके दे रही है प्रोवाइड एग्जेम्पशन टू द कंपोजिट सप्लाई होती थी, याद है कंपोजिट सप्लाई, ये तो अभी भी एग्जम्प्ट है, ये तो अभी भी एग्जम्प्ट है। गुड्स और सर्विस दोनों मिला के देते हैं, विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसमें गुड्स की वैल्यू 25% या उससे कम हो सकती है, 25% या उससे कम है, 75% और मोर सर्विस का पार्ट है तो वो एग्जम्प्ट है। नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू of the said composite supply provided to the government or local authority by way of any activity in relation to any function entrust to panchayat. Article 243G Constitution of India in relation to any function entrust municipality under the Article 243W 243W, ये तो मैंने क्लास में करा रखा है। The service of the facility management such housekeeping, civil maintenance, furniture maintenance and horticulture agency for upcoming of office MCD are not supply in relation to performing any function entrust to municipality under the article 243। मैंने कहा M को उल्टा लटका दो तो W बन जाएगा, 243W याद करना आसान है। of the Constitution of India, so service are not covered on the scope of entry number 3A. Thus, it has been clarified that GST is applicable on the service provided by facility management to agency to MCD, Delhi headquarter, for upcoming of its headquarter, building and applicable rate as this service are not covered under the scope of entry number 3A. इनको टैक्स क्रेडिट में भी आया, ये अच्छा अमेंडमेंट आ सकता है। मैंने आपको बताया था जब तक गुड्स या सर्विस बिजनेस में रिसीव नहीं होगी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। यदि लॉट में आपको मिलता है तो लास्ट लॉट जब तक नहीं मिल जाता, लास्ट लॉट जब तक नहीं मिल जाता आपको आईटीसी नहीं मिल जाता। अब यहां पर स्टूडेंट इन्होंने दिया, मैंने बताया था ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चर को गुड्स सप्लाई करता था तो भी मैंने आईटीसी मिल जाता था, सप्लाई नहीं मानते थे। यहां एक नई चीज जोड़ी, कोई भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो अपने ऑटोमोबाइल डीलर को यहां पर सप्लाई कर रहा है तो ऑटोमोबाइल डीलर आईटीसी क्लेम कर लेगा। जैसे ही उसके नाम बिलिंग होगी और बिलिंग होने के बाद यहां ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कार की सप्लाई कर रहा है, किसको? ऑटोमोबाइल डीलर, ऑटोमोबाइल एंड कार के डीलर को यहां पर सप्लाई कर रहा है। ये फैक्ट्री है, ये क्या है? फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। तो यहां पर ये कह रहा है कि कार की डिलीवरी यहीं पे दे देगा, उसके नाम से बिल रेज करेगा और कार की डिलीवरी फैक्ट्री गेट पे दे देगा। आईटीसी कैन बी टेकन बाय द डीलर when OEM handed over goods to the transporter at the factory gate, यानी ये उसका फैक्ट्री गेट है, यहां पर उसने डिलीवरी दे दी तो ये मान लेंगे कि उसको आईटीसी में लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, चाहे यहां पर उसके गुड्स पहुंचे या नहीं पहुंचे लेकिन आईटीसी मिल जाएगा। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो फैक्ट्री है, OEM की फैक्ट्री है, वो क्या करता है? डीलर को कहता है कि भैया ये कार रही, आपके नाम बिल काट दिया, अब आप खुद चला के लेके चल जाओ, कार में रख के लेके चल जाओ, ट्रक में रख के ले जाओ, मुझे नहीं मतलब, मैंने तो आपको डिलीवरी दे दी। अब यहां डीलर को आईटीसी इमीडिएटली मिल जाएगा। यही इस चीज में कह रहा है कि एक्स वर्क मॉडल इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर्स आईटीसी कैन बी टेकन बाय द डीलर व्हेन OEM हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर एट द फैक्ट्री गेट। ये चीज इसमें आपके बता रहा है। तो यहां अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ITC can be available on the date of the vehicle are built and handed over to the transporter by the OEM at the factory gate। तो मैंने लिख दिया ITC can be availed on the date of vehicle built and handed over the transporter by OEM at their factory gate। लेकिन मान लो रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ओह रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, गुड्स नहीं पहुंचा, तो आईटीसी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। आपने फ्री सैंपल बांट दिया, नॉन बिजनेस में लेके चले, घर पे कार लेके चलेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक रेट में पड़ा है, नो आईटीसी।
गुड्स यूज नॉन बिजनेस पर्पस पढ़ा रखा है, गुड्स लोस्ट स्टॉलन हो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्री सैंपल्स। तो उस केस में स्टूडेंट आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, मैंने बहुत अच्छे से क्लास में आपको करा रखा है। तो ये वही चीज आपके इसमें बता रहा है। आगे लिखिए, इन आपके टैक्स इनवॉइस के केस में अपन बात करते हैं। तो यहां पर एक इन्होंने दिया टाइम लिमिट फॉर इश्यू टैक्स इनवॉइस स्पेसिफाइड इन केस वेयर द रिसिपेंट रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस। जहां जैसे आरसीएम की बात हो रही है, तो आरसीएम की अपन बात करें तो स्टूडेंट यहां पर अपन बात करते हैं 9394 की। तो इशू द इनवॉइस विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेड सप्लाई। तो 30 दिनों के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। कितने दिनों में? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सेड सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस। तो ये इस केस में आपके बताया। तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस को यहां पर इशू करने की रिक्वायरमेंट बताता है। तो 30 डेज की बात करें। क्लियर है सभी को? ई-वे बिल में एक अमेंडमेंट डाला गया है जो कि मैंने वैसे आपको करा रखा है। आपको ध्यान होगा कि 50,000 से ऊपर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट है, ई-वे बिल आपको जनरेट करना होता है। लेकिन दो एक्सेप्शन की थे जिसके अंदर 50,000 से कम होने पर भी आपको ई-वे बिल जनरेट करना था। एक तो हैंडीक्राफ्ट के गुड्स 50,000 से कम भी होंगे लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो वहां सेक्शन 24 में आपको कंपल्सरी 10 लाख 20 लाख तक लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको मैंडेटरी ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता था हैंडीक्राफ्ट गुड्स को। तो उन्हें सेक्शन 24 के अंदर कंपल्सरी लेने से मुक्ति मिल जाती थी, नहीं लेना, लेकिन कंपल्सरी ई-वे बिल जनरेट करना होता था। ये चीज है। ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग जनरेटिंग ई-वे बिल, जो ई-वे बिल जनरेट करना चाहता है तो उसको लेना पड़ेगा। तो उनके लिए उन्होंने कहा जनरेशन ऑफ यूनिक एनरोलमेंट नंबर उन्होंने दे दिया गया, उनके लिए जनरेट कर दिया गया एनरोलमेंट नंबर। तो ये मैंने वैसे क्लास में भी करा रखा है, आप देखोगे तो आपको क्लास में अच्छे से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके अंदर आप एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मैंने हमेशा बताया है, एक तो सेक्शन 73 था, एक सेक्शन 74 था। क्लास में मैंने खूब पढ़ाया है। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी, एक्सेस क्लेम ऑफ द रिफंड किया लेकिन विदाउट इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, सेक्शन 73 विदाउट फ्रॉड, विदाउट इंटेंशन ऑफ फ्रॉड। लेकिन यदि फ्रॉड इन्वॉल्व है तो सेक्शन 74, फ्रॉड इन्वॉल्व है तो सेक्शन 74। तो अब उसी के साथ साथ उन्होंने कहा सेक्शन 73, सेक्शन 74 और सेक्शन 74A तीनों को एक साथ रखा गया है। सेक्शन 73, सेक्शन 74, सेक्शन 74A, और इसके अंदर ड्यू डेट ऑफ सच रेट ऑफ द नोटिफाइड अंडर सेक्शन 51(1)A इस केस में कवर हो जाएगा। द ड्यू डेट ऑफ सच डेट नोटिफाइड अंडर द सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंदर इसको कवर कर लिया गया। तो ये हमारे इस केस में कंसीडर करने के लिए कंसेप्ट आपको बता देगा। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिटर्न्स के चैप्टर में आपको एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि टीडीएस की जो रिटर्न होती थी ना, अपन कहते थे कि आपको फाइल करनी होती है, लेकिन यदि मान लो किसी महीने आपको ने कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो टीडीएस की रिटर्न फाइल करने की आपको जीएसटीआर 7 फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। जब टीडीएस आता था तो ही फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती थी, अगले महीने की 10 तारीख को, अगले महीने की 10 तारीख को। सब चीज वही है, बस एक छोटा सा अमेंडमेंट डाला कि अब चाहे रिटर्न निल की हो चाहे डाटा हो, फाइल करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी हो गया। अब टीडीएस की रिटर्न आपको निल की भी फाइल करनी है, मैंडेटरी हो गया। अब ऐसा नहीं कि डाटा नहीं है साहब मैं टीडीएस की रिटर्न नहीं फाइल करूं, यस करनी होगी। यदि टीडीएस नंबर ले रखा है तो आपको निल की भी टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होगी। तो ये मैंडेटरी कंसेप्ट दे दिया गया। तो आपको जीएसटीआर 7 अब कंपलसरी या मैंडेटरी ई फाइलिंग करना उसकी जरूरी हो गया है। आप ये नहीं कह सकते कि अब इसमें कोई डाटा नहीं है तो मुझे फाइल नहीं करनी, तो भी करनी होगी। निल की फाइल करने के लिए आपको बताता है एवरी मंथ, ईच मंथ आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। इसके साथ साथ जीएसटीआर 9 के लिए तो लेट, जीएसटीआर 9 2 करोड़ से ऊपर फाइल करना मैंडेटरी है, 9C 5 करोड़ से ऊपर है। लेकिन 9 के लिए तो लेट फी है, लेट फाइल की, 9C के लिए नहीं है। तो उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया कि 9C के लिए कोई लेट फी नहीं है, लेकिन 9 जिसको 9C फाइल करने की रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ से ऊपर, जो मैंने कहा ना अपन क्या करते हैं इनकम टैक्स के रिटर्न से मैच करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट के फाइनेंशियल डाटा के साथ मैच करते हैं, तो वो तभी मानी जाएगी स्टूडेंट, तभी मानी जाएगी जब उस केस के अंदर 9 और 9C की अपन बात कर ले। तो तभी मानी जाएगी स्टूडेंट जब यहां पर लेट फी for annual filing will be continue to levy till the filing of GSTR 9C। यानी 9C नहीं फाइल करोगे ना
तो उस डेट तक लगती रहेगी। यानी 9C के लिए कोई लेट फी नहीं है, लेकिन 9 वाली लेट फी उस पर लग जाएगी, और जब तक आपने 9C फाइल नहीं करी लेट फी कंटिन्यूस लगती रहेगी। यानी दोनों फाइल करेंगे, GSTR 9 और 9C दोनों फाइल करेंगे बोथ, तब जाके आपके वो लेट फी लगना बंद होगी। ठीक है ना स्टूडेंट? ये जो आपके स्टेटरी अपडेट थे मैंने सारे करा दिए स्टूडेंट, सारे करा दिए। तो आपके जितने भी स्टेटरी अपडेट थे बहुत सीधे सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख के आपको करा दिए। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, और अच्छे से आपको क्या है यहाँ पर पढ़ोगे तो बहुत इजी वे में GST आपको अप्रोचेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।